हेलो गाइस एंड वेरी वेरी वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमारी जो क्रिप्टोग्राफी की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने अपने DES डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड तक का जो हमारा साइफर था वहाँ तक हमने अपने वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ और उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप उन्हें एक बार मेरे पीछे वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के ऊपर, जो कि अभी का प्रेजेंट टाइम का यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी स्ट्रेंथ वाला साइफर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नीड के बारे में देखेंगे, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो जैसा कि हमने DES और ट्रिपल DES हमने लास्ट वीडियोज़ में आपसे इसके बारे में चर्चा की थी कि जो DES के कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में भी एक हमारा ट्रिपल DES और की वाइटनिंग जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। तो एक्चुअली हमको AES का ज़रूरत क्या पड़ा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए क्या था कि DES एंड 3DES हैव प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम। कुछ प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएटेड थी, जैसे कि कुछ अटैक्स लगा के उनको उन साइफर्स को ब्रेक किया जा सकता था, जैसे कि आपका एग्जॉस्टिव की सर्च हो गया और ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। हालांकि देखिए, एक ब्रूट फोर्स अटैक की मैं आपको खासियत बता दूं, ये ब्रूट फोर्स अटैक एक अकेला ऐसा अटैक है जो कि हर एक एल्गोरिदम पर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये काम करता है सारी कीज़ के कॉम्बिनेशंस पर। तो जितने भी तरह की कीज़ पॉसिबल होंगी वो हर एक तरह की की को ट्राई करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो अकेला अटैक है ये काफ़ी वर्सेटाइल नेचर का है और हर एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में इसको लगाया जा सकता है, बट डिपेंड करता है टाइम। तो जो हमारी की का साइज़ होता है और जो नंबर ऑफ़ राउंड्स होते हैं और जो हमारा मैथमेटिकल फंक्शन होता है उनको ब्रेक करना या फिर उनको डिसाइफर कर पाना विद इन द टाइम लिमिट को काफ़ी एक्सीड कर देता है। मतलब उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर से उसको ब्रेक कर पाएँ, यहाँ तक कि बहुत बहुत साल लग जाएंगे फिर भी वो साइफर ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो टाइम लिमिट है ये इस पर एक लिमिट लगा देती है ब्रूट फोर्स अटैक में। बाकी ब्रूट फोर्स अटैक इज़ अ वर्सेटाइल अटैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला नीड हमको क्या था, नॉट वेरी इफ़िशिएंट विथ रिगार्ड टू द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए पिछले वीडियोज़ में हमने आपसे डिस्कस किया कि जैसे कोई एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होता है तो उसकी एफिशिएंसी चेक की जाती है कि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इम्प्लीमेंट करने में कितना एफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड की भी रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ सिक्योरिटी की भी। तो स्पीड काफ़ी मैटर करती है जब हम किसी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो DES और ट्रिपल DES थे ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, मतलब स्पीड के मामले में, ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत थी हमको, रिलेटिवली शॉर्ट ब्लॉक साइज ऑफ 64 बिट्स। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी, जो कि हमारा ब्लॉक साइज था वो 64 बिट का था, तो ये काफ़ी शॉर्ट था। और इसमें अटैक क्या है, तो फिर इसी वजह से जो आपका ये DES साइफर था ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है कुछ अटैक्स लगाने के लिए। अटैक्स फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स 256 की लेंथ रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली है क्या, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे एल्गोरिदम्स जैसे DES और ट्रिपल DES इन पे अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक लगाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और साइफर भी ब्रेक नहीं होगा। वैसा ही अगर हम बात करें कि जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करके हम अगर उन पे लगाना चाहें, जैसे DES को क्रैक करना चाहें, तो हम क्वांटम कंप्यूटर से आसानी से किया जा सकता है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है, एक अलग तरह की प्रोसेसिंग पे वर्क करते हैं, हालांकि मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ हमको इतना जानना है कि DES में क्या ऐसी शॉर्टकमिंग्स थी या फिर लिमिटेशंस थी जिसके कारण हमको एक नए साइफर की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उसके बाद चलिए हम थोड़ा अब स्टार्ट करेंगे। ये जैसे NIST ने जब ये इतना सब कुछ हुआ, ये इतने सारे शॉर्टकमिंग्स हम देखे गए DES और ट्रिपल DES में, जबकि उसको हमने की वाइटनिंग और भी कई चीज़ें लगा के उसको हमने सिक्योर किया, कन्फ्यूज़न डिफ्यूज़न के कॉन्सेप्ट भी लगाए, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हमको देखने को मिली। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब NIST ने कॉल किया, मतलब बड़े बड़े जो दुनिया भर के रिसर्चर्स थे, जो क्रिप्टोग्राफर्स थे, उनको कॉल किया कि हमको एक ऐसे साइफर की ज़रूरत है जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, जैसे कि स्पीड हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो और ब्लॉक साइज़ जो है, और जो उसका ब्लॉक साइज़ है वो काफ़ी
मतलब 64 बिट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो NIST ने क्या किया, देखिए जो जब कॉल किया तो उनके पास कुछ प्रपोजल्स आए। तो NIST जो कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, उसने रिजन दायल ब्लॉक साइफर को एज अ न्यू एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया, जो कि हमारा AES है। रिजन दायल एक्चुअली जो हमारा एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो AES एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, उसको जो पहले नाम था वो रिजन दायल था, उसको रिजन दायल बोला गया था। रिजन दायल वॉज डिजाइंड बाय द 2 बेल्जियन क्रिप्टोग्राफर्स, और उन क्रिप्टोग्राफर्स का नाम क्या है, देखिए डिजाइनर्स जॉन डीमैन एंड विंसेंट रिजमैन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का नाम जो सबसे पहला था वो रिजन दायल था, और उसको फिर एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड बोला गया, ठीक है। उनके डिजाइनर्स कौन थे, जॉन डीमैन और आपका विंसेंट रिजमैन, ठीक है। ये देखिए आपको जो एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सिमिलर था आपका रिजन दायल ब्लॉक साइफर से। हम देख सकते हैं थोड़ा आपसे यहाँ पे कि देखिए रिजन दायल और AES में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए रिजन दायल की अगर हम बात करें तो रिजन दायल एक जनरल साइफर है। जनरल साइफर डिज़ाइन किया गया था जो कि ब्लॉक साइज एक्सेप्ट कर सकता था 128 बिट का, 192 बिट का और 256 बिट का। वहीं अगर हम की लेंथ की बात करें तो सेम वहाँ पर भी था, आप 128 बिट की लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, 192 की भी और 256 की भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने AES के लिए AES को कंफर्म और फाइनलाइज किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया भर में, तो हमने सबसे पहले उसका ब्लॉक साइज़ जो है वो फिक्स कर दिया, मतलब 128 बिट का हम ब्लॉक साइफर AES में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारी जो की लेंथ है उसको हम वेरी कर सकते हैं, वो आप 128 बिट भी यूज़ कर सकते हैं, 192 बिट भी यूज़ करते हैं और 256 बिट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि रिजन दायल जो था वो एक जनरल साइफर था जिसमें ब्लॉक साइज़ 3 डिफरेंट बिट साइज़ के ब्लॉक साइफर्स को प्रपोज किया था, ठीक है। उसमें से हमने जब AES को फाइनलाइज़ किया NIST ने, तो उसने सिर्फ 128 ब्लॉक साइज़ का साइफर फाइनलाइज़ कर दिया। क्लियर है। इसके बाद हम देख लें, ये देखिए हमको यहाँ पे AES का एक मैंने ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे कि अब तो आप ये जो स्ट्रक्चर है आपका स्कीमेटिक व्यू है ब्लॉक डायग्राम, इसको तो आप समझने लगे होंगे कि आखिर ये क्या बताता है। तो देखिए ये X जो है आपका ये प्लेन टेक्स्ट है, और प्लेन टेक्स्ट 128 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड होगा। जितने भी टोटल बिट्स होंगी उस पर्टिकुलर मैसेज के, ठीक है, वो पूरा का पूरा पहले 128 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड होगा, ठीक है। और फिर आपका वो जाएगा AES एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे जो भी हैं सब्स्टिट्यूशन है, कन्फ्यूज़न है, डिफ्यूज़न है, और आपका शिफ्ट रोज कॉलम मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होंगी इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। अब अगर हम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की आप यूज़ कर सकते हैं 128, 192, 256, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आप किस तरह की या फिर किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब X प्लेन टेक्स्ट और की मिलके जब AES में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उससे आपको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा जो कि 128 बिट के ब्लॉक साइफर्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा AES एनक्रिप्ट्स ऑल 128 बिट्स इन वन आइट्रेशन। जो एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो 128 बिट्स का जो एक ब्लॉक होता है उसको एक आइट्रेशन में आपका क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। AES कंसिस्ट ऑफ सो कॉल्ड लेयर्स। AES कंसिस्ट ऑफ लेयर्स। अभी हम लेयर्स की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं हम अब लेयर्स के बारे में कि आगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका ब्लॉक डायग्राम जो है कि AES का पूरा ब्लॉक डायग्राम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए प्लेन टेक्स्ट जो आपका होगा वो हमने उसको X माना है, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली की शेड्यूल एल्गोरिथम भी चलता रहेगा साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए होगा क्या, प्लेन टेक्स्ट जो है वो की एडिशन लेयर, यहाँ पे सबसे पहले जो होगा ये हमारी लेयर्स है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे लेयर्स यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे लेयर का जो सबसे पहली लेयर है वो हमारी की एडिशन की लेयर है। तो प्लेन टेक्स्ट में सबसे पहले की एडिशन होगा, वो देखिए क्या होगा, जो हमारी मेन की होगी उसको में यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा होगा जिसको हम ट्रांसफॉर्म 0 कह रहे हैं। तो इस सबसे पहले के लिए यहाँ पे देखिए अभी कोई राउंड स्टार्ट नहीं हुआ आपका, ठीक है, कोई राउंड यहाँ पर आपका स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ये आइट्रेटिव एल्गोरिथम है, तो यहाँ पर राउंड्स होते हैं। जैसे हमारे DES में 16 राउंड्स है, यहाँ पे हम 32 राउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे की का जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन 0 कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो की है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम लगी हुई है जिससे आपका K0 क्रिएट होगा, और प्लेन टेक्स्ट और K0 के साथ मिलकर यहाँ पे की एडिशन लेयर, इसके साथ की ऐड होगी, और उसके बाद जब इन दोनों का ऑपरेशन हो जाएगा मतलब X का और K0 का, फिर वो आएंगे कहाँ पे आपका बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर में, और ये आपका पूरा बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर से लेकर मिक्स कॉलम लेयर तक आपका होगा पूरा राउंड 1,
ठीक है, राउंड 1 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले की एडिशन लेयर के बाद जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर में आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होके ये एक पूरे के अंदर, ये देखिए ये जो इस पूरे को हम कहते हैं डिफ्यूजन लेयर। डिफ्यूजन लेयर में आपके शिफ्ट रोज लेयर और मिक्स कॉलम लेयर आती हैं, जिसमें कि आपका बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर से जो आपका आउटपुट निकलता है वो एज अ इनपुट एक्ट करता है इस डिफ्यूजन लेयर में। इन पूरी दोनों लेयर्स जो हैं, शिफ्ट रोज लेयर और आपका मिक्स कॉलम लेयर, इन दोनों को कंबाइंडली डिफ्यूजन लेयर बोला जाता है। यहाँ पे ही डिफ्यूजन आपका मेन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद जो डिफ्यूजन लेयर से जो आउटपुट निकलेगा, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट राउंड की जो सबकी बनेगी, यहाँ पे देखिए साथ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। यहाँ से जो आपकी K0 होगी, K0 आके इस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन 1 में जाएगी, जो स्कीम हमने लगाई होगी, वहाँ से हमको K1 मिलेगा, दैट इज़ की 1, मतलब जो आपकी सब की होगी राउंड 1 के लिए वो मिलेगी। और जो आपका यहाँ से आउटपुट बनेगा मिक्स कॉलम लेयर के बाद, वो उस साइफर टेक्स्ट का और यहाँ पे उस की का, यहाँ पे की एडिशन होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, और अभी देखिए हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे कि एडिशन लेयर, बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर, शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम लेयर, ये कैसे कैसे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इसका एक जनरल स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसके बाद ये सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी। अगर हम अब देखिए n r-1 तक चला गया, मतलब आपका की 16 तक चला गया, 16th राउंड तक जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद सेम चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा की का, और यहाँ पे बाइट की एडिशन लेयर आएगी। जो भी आपका आउटपुट होगा 31st राउंड से, वो आपका जाएगा बाइट की एडिशन लेयर पे, और यहाँ पे आपको एक की मिलेगी जो कि इस पर्टिकुलर राउंड के लिए होगी। तो यहाँ पे बाइट की एडिशन लेयर है, और यहाँ पे देखिए आपकी जो उस राउंड की, पर्टिकुलर राउंड की जो सबकी होगी वो इधर आके एक्ट करेगी। और सेम चीज़ यहाँ फिर बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर आएगी, और यहाँ पे फिर शिफ्ट रोज लेयर और की एडिशन लेयर आपके यहाँ पर, ये आपका लास्ट राउंड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा इससे आउटपुट निकलेगा वो हमारा होगा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और वही हमारा होगा AES, हमने लगा दिया अपने प्लेन टेक्स्ट मैसेज के ऊपर। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था हमारे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का। आज हमने बात की किन किन चीज़ों पर, कि ये जो आपका एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड था, इसको रियल वर्ल्ड में लाने का हमको ज़रूरत क्या पड़ा, DES और DDS जैसे साइफर्स में क्या कमी थी, या फिर किन अटैक्स के लिए वो वल्नरेबल थे, जैसे एग्जॉस्टिव की सर्च हो गया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। ठीक है, उन सब के बाद भी हमको एक नए साइफर की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि NIST ने प्रपोजल के लिए कॉल किया दुनिया भर के रिसर्चर्स को, जो कि क्रिप्टोग्राफर्स है। तो उन्हें फिर एक रिजन डायल करके प्रपोजल आया, जिसमें उन्होंने उसको फाइनलाइज़ किया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट था। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था, जिसमें हमने आपसे AES के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में हमने आपसे बात की, और एन्क्रिप्शन ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी आपसे बात की। तो अब जो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो जो भी आपके कमेंट्स हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, आप जो भी इनसे रिलेटेड जानना चाहते हो, उसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, और आपकी क्वेरीज का जल्दी ही आंसर किया जाएगा। तो हम जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन सारी लेयर्स के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।